नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोंडा मोड़, खैर मार्ग, अलीगढ़। आज विज्ञान जागृति मंच के माध्यम से और इस विज्ञान की एक श्रृंखला के तहत मैं इस मंच से ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन नीड ऑफ आवर के विषय में आप सबको जानकारी देना चाहता हूं और इस पर डिटेल चर्चा और वार्ता करना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां जल और जीवन दोनों ही मौजूद हैं, क्योंकि हर जीवित प्राणी के अंदर जल जरूर और अनिवार्य रूप से मौजूद है, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु। हमें ये जानना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर तीन चीज, चाहे जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव, ये तीन की एक आपस में श्रृंखला है, चेन है, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। यदि हम जल की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर भी जो है पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें अहम भूमिका जो है वो जल की है। हमारे शरीर के अंदर 70% जल पाया जाता है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर, हमारी फिजियोलॉजी, हमारे शरीर के सारे तंत्र अच्छे से चल रहे हैं और व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जल जो है ये बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक जीव के लिए, जंतुओं के लिए और प्राणियों के लिए। पौधे भी हैं, अपना भोजन जो है वो सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं। तो उनमें जो है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अपना ये H2O दोनों आपस में मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्लोरोफिल के माध्यम से वो शर्करा का निर्माण करते हैं। तो यदि इस धरा पर यदि जल है तो निश्चित तौर पर उससे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और आजकल के समय में ये देखा जा रहा है कि जल जो है वह उसका परसेंटेज जो है, हमारे प्रकृति में जो परसेंटेज निकल करके आया हुआ है कि 97% जो जल है वो क्या खारा जल है, जो समुद्र और महासागरों के अंदर मौजूद है। ठीक उसके बाद 2% जो है वो क्या है, हिमशिखा, जितने भी आपके बर्फ हैं उस रूप में जो है 2% जो है जल मौजूद है। केवल पीने योग्य 1% जल मौजूद है, जिसको कि हम लोग यूज कर रहे हैं और लगातार निरंतर जो है जल का दोहन पृथ्वी के माध्यम से होता चल रहा है। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा, आप भी इस बात पर चिंतन करें कि मान लो कि कोई कॉलोनी है, कॉलोनी में क्या है 100 प्लॉट हैं और 100 प्लॉट पे 100 मकान बने हुए हैं। तो ये मान के चलो कि प्रत्येक मकान में एक समरसेबल पंप लगा हुआ है और प्रत्येक समरसेबल पंप से निरंतर पानी का दोहन हो रहा है। तो कितना पानी खर्च हो रहा है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। एक व्यक्ति पर कम से कम 100 लीटर पानी का जो है वो रेशियो निकल करके आ जाता है। यदि हम सुबह से शाम तक की दिनचर्या को फॉलो करें तो देखेंगे कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के पहलुओं पर हमें पानी की आवश्यकता पड़ती चली जाती है। तो जल संरक्षण जो है, क्योंकि ठीक है आज हमारे पास जल है, हम पीने योग्य पानी है, नल खोला से अच्छा पानी निकल रहा है, हम पी रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए क्या होगा, वो किस तरीके से चलेगी, कैसे उनकी व्यवस्था बनेगी, इस पर भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता निरंतर पड़ेगी। यदि आज के दिन हम नहीं चेत गए और हमने अपने आप को जागरूक नहीं किया इस जल संरक्षण को लेकर के, तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं अफ्रीका में केप टाउन, वहां पर देखिए जल की क्या आपदाई स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा लग रहा है आने वाले समय में वहां पर वाटर स्टेशंस के माध्यम से जो है लोगों को जल दिया जाएगा। तो क्या किस तरीके से दिनचर्या चलेगी? हमें इन सब चीजों की बात सोचनी है
और ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन को हमें अपने मद्देनजर रखते हुए इस पर लगातार निरंतर चिंतन करना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से पानी का प्रयोग किया जाए, किस तरीके से पानी को यूज किया जाए और हम उसका संरक्षण करें। यह बहुत अहम है अपने जीवन के लिए, यह अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कि हम जल का संरक्षण करें और लोगों को जागरूक करें। हमें सभी पता है कि वाटर साइकिल के माध्यम से जल की जो है उत्पत्ति होती है। वर्षा का जल जो है सबसे बड़ा अहम स्रोत माना जाता है और जो जल है वह जो है विभिन्न जगह से आकर के एकत्रित होता है, तालाबों में, कुआं में, खेत में, अन्य जगह पर उनका प्रयोग हम खेती बाड़ी उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से व्यवस्थाएं बदलती चली गई वह क्या है, क्रमिक जो है क्रम टूटता चला गया। आज फिर हमें उन्हीं संसाधनों पे जाना पड़ रहा है जो कि इतिहास में पूरे हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से पोखरों के माध्यम से, कुआं के माध्यम से, झील के माध्यम से, कहते हैं कि बांध के माध्यम से, नहर के माध्यम से और विभिन्न प्रकार से पानी को इकट्ठा करके हम वर्षा के पानी को खेती में प्रयोग करते हैं। तो उस तरीके से हम राजस्थान में यह देखने की पता मिली है कि पारंपरिक रूप से, क्योंकि वहां पर जो है पानी की लगातार निरंतर कमी रहती है, तो वहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं पानी को बचाने के लिए। वहां से यह चीज देखी गई है कि किस तरीके से जल का संरक्षण हम वहां पर करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, पोखरें होती थी, गांव के अंदर पोखर होते थे, बड़े बड़े पोखर होते थे, उनके अंदर पानी होती थे। पानी के बाद क्या, एक पोखर में मवेशियों के लिए यूज होता था, एक पोखर जो है पानी पीने के लिए होता था। इवन यहाँ तक उस पोखरों की सफाई बहुत अच्छे से की जाती थी, उसके लिए पहरेदार भी रखे जाते थे और वो पहरेदार जो है वो पोखरों की रक्षा करते थे और उसके माध्यम से चलता था। यह सारी चीजें ऐतिहासिक प्रतिष्ठ में देखने को प्राप्त होती हैं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि हम जब तक जल के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, हम उसके लिए कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का एक निवेदन है आज इस जागृति मंच के माध्यम से कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनकर के खड़ी है। यदि हम अपने बच्चों को, अपने समाज में, अपने स्कूल के छात्रों को हम इसके बारे में यदि हम उनको नहीं बताएंगे तो उनको यह नहीं पता चल पाएगा कि जल संरक्षित करना कितना अनिवार्य है आगे आने वाले समय में। थोड़ी थोड़ी सी चिंतन करने पर हमें मालूम चलता है कि आज जो है जल स्तर जो है वह 200 फीट से नीचे चल रहा है। हर समरसेबल पंप जो है वहां पर देखा जा रहा है कि दोबारा ड्रिल कराया जा रहा है, दोबारा खोदा जा रहा है और उसके बाद पानी निकल रहा है। तो सोचो कि जल का स्तर धीरे 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 क्रमिक रूप से कितना नीचे जा रहा है। इस चीज का हमें चिंतन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। हमारा वाटर लेवल जो है वो कम ना हो, इस चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अब एक नई जो तकनीकी निकल करके आई है, ये हम जगह जगह प्रतिष्ठानों में, घरों में और अन्य जगह जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हम निर्माण करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जिस जगह पे लग जाता है, हमारे विद्यालय में भी लगा हुआ है। हम लोगों ने 2 तरीके से उसको यूज करते हैं, एक अलग बिल्डिंग के लिए, दूसरी अलग बिल्डिंग के लिए। तो जो भी वर्षा का पानी आ रहा है, जो भी बाथरूम का पानी आ रहा है, जो भी ड्रेनेज का पानी, इस तरीके से साफ पानी जो है जहां से स्नान का पानी हुआ, ये सारी चीजें होगी, वह पानी जो है वो जमीन के अंदर वो जा रहा है। उसकी कई प्रक्रियाएं होती है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। उसमें चारकोल है, सैंड है, ये सारी चीज मिला करके बनाया जाता है सिस्टम, उसका पिट बनाया जाता है, उसमें पानी जाता है। वो पानी जो है जमीन में जाकर के वाटर लेवल को फिर मेंटेन करता है। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर हमें चिंता करनी पड़ेगी, जल संरक्षण के लिए सोचना पड़ेगा और हमें विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसकी व्यवस्था को सही करें। अब हम एक बात करेंगे कि हम दैनिक जीवन में भी किस तरीके से हम अपने वाटर का प्रयोग हम कम से कम करें, उसको हम ध्यान रखें। सबसे पहले तो क्या है, हम स्नान करते हैं, 2-3 बाल्टी पानी से स्नान कर लिया, वह उचित नहीं। वह क्या है, कई लोग होते शावर चला लिए, घंटों स्नान कर रहे हैं, नहीं। हमें एक तय करना है कि हमें 1 बाल्टी पानी के अंतर्गत उसको स्नान करना है।
शेविंग बनानी है तो एक मग्गे में हमें पानी लेकर के इस्तेमाल करना है। फ्लश करना है, उसके अंदर भी 1 लीटर की बोतल में यदि बालू और पानी रख करके अंदर कर दिया जाए तो हर फ्लश में 1 लीटर पानी जो है वो बचेगा। इस चीज को हमें सोचना है। और साथ में वॉशिंग मशीन का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम करें। फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं रखना है, हमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन से जब ज्यादा कपड़े हो जाएं तो एक बार में ही धुलने की प्रक्रिया करेंगे, इससे भी पानी का जो है बचाव। तो इस बात को हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम जल संरक्षण को हम क्रमिक रूप से लेकर के छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम चलेंगे तो हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। एसी का पानी जो निकल करके आता है उसको हम बकायदे उसको अपने बागवानी में, सिंचाई में, कहीं पर बर्तन धोने में, कहीं पर उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि बैटरी के अंदर पानी डालने में भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। रेन वाटर सिस्टम जो है उसके लिए भी है। जिन जिन लोगों का यदि समरसेबल जो पंप है वो यदि सूख चुका है तो उसमें भी रेन वाटर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बन जाता है और उसका प्रयोग जो है जल संरक्षण के लिए किया जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को हम सोचेंगे, विचारेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरीके से हम इसको आगे लेकर के चल सकते हैं और आगे लेकर के बना सकते हैं। थोड़ा सा हमें प्रमुख रूप से एक बात और कहनी है कि जैसे कि थोड़ा अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने इस विषय रखा कि किस तरीके से उन्होंने लाल किले के मैदान पर कई बातें उन्होंने जल संरक्षण के बारे में बोले और उन्होंने बताया और उसके लिए उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का एक निर्माण और गठन किया और उसके अंतर्गत यह देखा गया है कि किस तरीके से अपने जल संसाधनों को हम एकत्रित करके, वर्षा के जल को हम एकत्रित करके सिंचाई के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं और अन्य जैसे वेस्ट वाटर जो होते हैं, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम जो होता है उसको हम लेकर के उसमें रिफाइन करके और उसके पानी का प्रयोग जो है हम खेती बाड़ी के लिए कर सकते हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है जल शक्ति मंत्रालय की ओर से और यह जो है मंत्रालय यह सारी टेक्निक्स का जो प्रयोग है वो राजस्थान के लिए कर रहे हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं साइंटिस्ट को बड़े बड़े आवाम दिए गए हैं। सोचने का चिंतन दिया गया है कि किस तरीके से उसको मैनेज करके हम आगे बढ़ाएं और बढ़ाने के बाद हम किस तरीके से उसको संरक्षित करेंगे और जल को जब संरक्षण कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका परिणाम निकल करके आएगा। और सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात यह समझ में आनी चाहिए कि हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, लेकिन हमें जल का संरक्षण जरूर करना है, सोच समझ के करना है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। इस चीज को हम देखेंगे और सोचेंगे। किसान के लिए भी बात आई है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब क्या है? इरिगेशन में सिंचाई की ऐसी विधि कि कम से कम पानी खर्चा हो और हम क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा कर सके। इस चीजों पर भी उन्होंने विचार किया और बहुत सारी बातें मोदी जी ने भी इस मंत्रालय के तहत बताई हैं और उन्होंने यह बताया है कि जो विभिन्न तकनीकी के माध्यम से जल संरक्षण करना है, जिस तरीके से हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, दैनिक जीवन में पानी का कम से कम प्रयोग, क्योंकि हम जान रहे हैं यदि जल नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। जब तक हमारा चिंतन स्पष्ट नहीं होगा, हम आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो छोटे छोटे भैया बहन जो विद्या मंदिर, स्कूलों में अन्य जगह पढ़ रहे हैं, उनको वाटर का कम से कम प्रयोग करने की विधि हमें नहीं सिखाएंगे तो हमें आगे के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। आज इस जागृति विज्ञान मंच के माध्यम से भी यह चीज मुहिम चलाई जा रही है कि हम पूर्ण रूप से इस चीज पर विचार करें। जल संरक्षण के लिए हम अपना एक मोटो बनाएं, विभिन्न प्रकार से अवेयरनेस की प्रतियोगिताएं रखें और जल संरक्षण पर यदि जब हम वाद विवाद या किस तरीके से भाषण प्रतियोगिता कराते हैं तो बच्चों में एक जागरूकता निकल करके आती है कि जल संरक्षण को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम और आगे बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम जल बचाने का कार्य कर सकते हैं।
छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह अपने अभिनव प्रयोग के माध्यम से अपनी कॉलोनी में, अपने समाज में, विद्यालय के आसपास के लोगों को यह अवेयरनेस कर सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कम से कम खर्च किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। कई लोग होते हैं गाड़ी धुल रहे हैं, समरसेबल से पानी से डायरेक्ट धुल रहे हैं, मवेशियों को स्नान करा रहे हैं, यह सब चीजें गलत हैं। हमेशा जब इस तरीके का कार्य करना हो तो बाल्टी में पानी रख करके हम इस कार्य को करेंगे तो अच्छा होगा, अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जल संरक्षण हमारी भारतीय संस्कृति में एक अहम भूमिका, जल को हमने जो है पूर्ण रूप से भगवान का दर्जा दिया, पंच तत्व में दर्जा दिया। तो यह जान के रहें यदि जल ही नहीं होगा तो किस प्रकार से यह शरीर चलेगा, यह मानव समाज कैसे चलेगा, हम कैसे व्यवस्थित होकर के जीवन जी सकते हैं। इन सब बातों का हमें चिंतन करना बहुत आवश्यक है और इस पर विचार करना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा। जल संरक्षण के लिए एक बात और है, जल नहीं तो कल नहीं। यह एक सेंटेंस अपने आप में सार गर्भित है कि यदि जल नहीं होगा तो कल नहीं। हमें कल की यदि चिंता करनी है, हमारे आने वाली पीढ़ी की यदि चिंता करनी है, हमें उन पर यदि विचार करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जो है प्रॉपर वे में जल मिले, तो हमें अभी से ही कमर कस लेना है, अभी से ही जागरूक हो जाना है, अभी से ही हमें व्यवस्थित क्रम में एक व्यवस्था बना देनी है जिसके माध्यम से पूरी तरकीब से हमारा जल संरक्षित हो और हम उस पे हम ज्यादा से ज्यादा जल को बचा सकें। आज जल जितना अनिवार्य हो गया कि आप देखें, पहले के समय में क्या था कि हम ट्यूबवेल में सरकारी नल पर भी पानी पी लिया करते थे, लेकिन आज क्या है, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हमें बोतल के अंदर पानी पीना पड़ रहा है, बोतल का पानी में मिनरल्स वाटर पीने पड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पानी का जो है प्रदूषण, पानी भी दूषित होने लगा, वह शुद्ध जल नहीं रहा जो पहले के समय हुआ करता था। लेकिन आज जो है यदि हम अपने आप में यदि हमने सुधार किया और कोशिश करना प्रारंभ किया कि यदि हम जल को गंदा नहीं करेंगे, जल को व्यवस्थित क्रम पे रखेंगे, तो निश्चित है कि हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के परिवेश में यह जानना बेहद जरूरी है कि जल का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। अब एक बात इस पे समझ में आती है, जल का सबसे बड़ा स्रोत हम लोग के लिए जो है वर्षा का जल तो ही है, नदी का भी जल। बहुत सारी नदियां हैं, गंगा नदी है, यमुना नदी है, वहां पे मवेशी जो है वो जा रहे हैं, कुछ लोग डेड बॉडीज को जला देते हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो सारे कूड़ा करकट निकल करके सामने चला आ रहा है। तो क्या हुआ, वहां का जल निरंतर दूषित हो रहा है। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था, वहां पर एक 80 का नाला है, उस नाले में से पानी एकदम लगातार काला पानी जो है वो मिलता जाता है, गिरता जाता है। साइंटिस्ट लोगों ने जब वहां पर बीएचयू के स्टूडेंट्स ने जब उसको ट्रीट किया, गंगा के जल में एक बैक्टीरियोफेज नाम का क्या है बैक्टीरिया होता है, जो कि कहीं से भी कोई भी जो गंदक बैक्टीरिया आएगा वो उसको क्या है वो तुरंत भक्षण कर लेता है और गंगा का पानी निरंतर शुद्ध बना। गंगा के पानी में एक क्वालिटी होती है कि वह उसका पानी कभी भी खराब नहीं होता। उसका कारण है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेजेस जो है उसके पानी में मौजूद होते हैं, वो जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देते हैं और पानी हमेशा शुद्ध बना रहता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, हमें अपने नदियों को, हमने अपने तालाबों को, अपने नलकूपों को और जो भी नहर होगी या उसको बहुत ही साफ स्वच्छ रखना है, उसमें कहीं किसी प्रकार की गंदगी ना हो और हमको अपने जल संरक्षण को पर विशेष ध्यान रखते हुए कोशिश करना है कि हम जल संरक्षण को हम पूर्ण रूप से संरक्षित करके समाज को नव चेतना देने का कार्य करें। यदि हम अभी से जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको पानी भी मिलेगा और अच्छा पानी मिलेगा और वो सभी लोग जीवन यापन सुखमय दृष्टि से कर सकते हैं। आज आप देखें भारतवर्ष के अंदर दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, यहाँ पर
सूखा की स्थिति ऐसी हो गई है, पानी जो जल का स्तर इतना नीचे चला गया है कि वहां से लोग माइग्रेट होकर के उत्तर भारत की ओर आना शुरू हो गए हैं। यह समस्या हमारे देश में भी पनपने लगी है। शिमला में ज्यादा पनप रही है, बेंगलोर में पनप रही है, मैनचेस्टर में पनप रही है, और कैपटाउन में तो हमारे सामने परिदृश्य आता ही रहता है टीवी पर कि हम देख रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी एक संकट उत्पन्न होने वाला है जल संरक्षण के लिए। तो मेरा एक निवेदन है कि सभी लोग इस जागृति विज्ञान मंच के माध्यम से अपने आप को तैयार करें, और हर भैया, हर जो इसको सुनने वाला श्रोता है वह यह अपने मन में दृढ़ संकल्प ले कि वह पूर्ण रूप से जल का संरक्षण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। यह कार्य अपने से शुरू होगा, तभी जाकर के परिवार में, परिवार से वो समाज में, समाज से वो क्षेत्र में, और क्षेत्र से वो भारत देश के अंदर जाएगा। तो जाकर के धीरे धीरे यह एक मुहिम की तरह चलेगा और हम जल को संरक्षित कर सकते हैं और जल को हम सुरक्षित बना सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी वह जो है वह सुख में। तो मेरा यह अंत में यह कहना कि जल एक अति महत्वपूर्ण तत्व है और इसको संरक्षित करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है, और हम सब पूर्ण मनोयोग से इस संकल्प को जो हमने आज इस मंच के माध्यम से लिया है उसको फॉलो करेंगे और जल को संरक्षण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।